Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं और अब बारी आती है ये समझने की कि जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को पैदा करने के बाद सबसे पहले उसको कुछ स्टार्टिंग के डेज में जब वो छोटा होता है ना, तो बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब हम उसको नर्चर करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा बहुत खाना पिलाना, चलना सिखाना, बैठना सिखाना। एंड देन कम्स दी स्टेज जब हम उसको बहुत अच्छे से नर्चर कर चुके होते हैं, अपनी वैल्यू सिखा चुके होते हैं, तब एक स्टेज ऐसी आती है जब हम दूर से देखते हैं और उसके मसले सुनते हैं कि भाई अच्छा आज इसके साथ क्या हुआ है, कैसे ये अपने आप को हैंडल कर रहा है, कैसे सिचुएशंस के साथ वर्ल्ड में अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रॉप्स का ध्यान रखा जाता है। वही वो सारे फैक्टर्स हैं, वही वो एक्टिविटीज़ हैं जिस तरीके से सीड का एक उसे सबसे पहले सो करना, उसके बाद उसको नर्चर करना, यानी कि उसके लिए जो पानी है, सनलाइट है, या फिर अगर मैं मेन्योर की बात करूं तो उसको उस तरीके का पोषण देना और उसके बाद उसको हार्वेस्ट होता हुआ देखना। ठीक है, तो ये हमारे वही स्टेप्स हैं। एक एक बार इसको देखते भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप की सीड जो है, ठीक है, अगर मैं उसकी सीड की बात करती हूँ तो उसकी वैरायटी को मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, कैसे मैं बढ़िया बढ़िया इंटरब्रीडिंग के साथ अलग अलग वैरायटीज लेके आ सकती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि चलो आपने सीड्स को सो कर दिया, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, है ना। अब आप उनकी देखभाल कैसे करने वाले हो, अब उनको आप नर्चर कैसे करने वाले हो। एंड दी लास्ट इज योर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जब आपने उनको नर्चर कर दिया है, अब वो आपको किस तरीके का हार्वेस्ट देंगी, प्रोटेक्शन उनकी कैसे होगी, आपने उसको अच्छी उपजाऊ होने के लिए क्या क्या डाला है उसमें, वो कितनी सक्सेसफुल हुई है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जिसपे हमें ऑल ओवर द चैप्टर एक एक करके सभी जितना भी एग्रीकल्चर का पार्ट है ना आपके इस चैप्टर में, वो हमें इन 3 फैक्टर्स के थ्रू पढ़ना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। आई होप यहाँ तक अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी तक कुछ भी टेक्निकल हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत इजी, एक बिल्कुल बातों बातों में चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज ये चैप्टर है ही नहीं ऐसा। ठीक है, बातों बातों में जो काम हो जाए यार वही अच्छा है, तो हम भी वैसे ही करते हैं। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले फैक्टर की, विच इज योर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में क्या होता है, देखो, दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी then that could give a good yield। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है फार्मर्स का कि इस तरीके के सीड्स या इस तरीके की वेराइटीज हमें चुननी है, या फिर उसको क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, आपने पढ़ा होगा पौधों में भी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हम कराते हैं, सो दैट कि हमारे पास एक ही तरीके की फैमिली के, जैसे कि अगर मैं रोज फैमिली की बात करूं तो उसके अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आते हैं ना, बिल्कुल वही चीज हमें यहाँ पर अपने क्रॉप्स में करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैबेज की बात करती हूँ, ठीक है, गोभी की फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव कैबेज, वी हैव ब्रोकली, वी हैव टर्निप ऑल्सो, शलगम भी उसी की फैमिली में आता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके के, देखो फैमिली एक है, स्पीशीज अलग है, वेराइटीज भी अलग है। अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो देखो टर्निप और कैबेज दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, फैमिली एक है। और अगर मैं वेराइटी की बात करूं तो ब्रोकली, आइसबर्ग, है ना, या फिर अगर मैं बात करती हूँ सलाद पत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं लेटस लीव्स भी कहते हैं, तो लेटस और आइसबर्ग को देख लो, या फिर आप कैबेज को देख लो, या फिर पत्ता गोभी, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैरायटी डिफरेंट हो गया। तो अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं, नाउ देयर आर 2 और 3 स्टेप्स जिसके अराउंड हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारे पास वो 2 स्टेप्स है, वन इज योर हाइब्रिडाइजेशन एंड द अदर वन इज इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, यानी कि मैं जिस तरीके का ट्रेट अपने क्रॉप्स में चाहती हूँ मैं वो प्रोड्यूस कर सकती हूँ। हाउ, बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट स्पेसिफिक जीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो इट रिफर्स टू दी क्रॉसिंग बिटवीन, यानी कि जो क्रॉस ब्रीड की मैं बात कर रही थी, अलग अलग वेराइटीज के बीच में आप क्रॉस ब्रीड करवा दो, है ना। या फिर हम कर सकते हैं इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब हो गया कि देखो आप सेम फैमिली में अभी हो, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को आप करवा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या आलू की बात करूं, पोटैटो फैमिली की बात करूं, तो वहां पर एक आपको मिल रहा है पोटैटो, ठीक है, एक आपको मिल रहा है वहां पर टमाटर,
तो वैसे तो ये इंटरजेनेरिक हो गया, ये लास्ट भी हम करने वाले हैं इंटरजेनेरिक। यहाँ पर इंटरजेनेरिक में क्या आता है कि डिफरेंट आपने जेनर्स ले लिए, ठीक है। फॉर सपोज मैंने एक टमाटर ले लिया, एक मैंने आलू ले लिया, अब इसकी मैं ब्रीडिंग करवा रही हूँ, तो कुछ पोटा या टोपो करके समथिंग इसका नाम ना आ जाए, बट हमें कुछ ऐसा वैरायटी मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने 2 अलग अलग तरीके के टमाटर ले लिए, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वाइल्ड ले लिया, ठीक है, जो कि जंगलों में हमें कई बार उसके पौधे मिल जाते हैं, पेड़ मिल जाते हैं, और एक मैंने कल्टीवेशन वाला ले लिया जिनको कल्टीवेट किया जाता है लोगों के रोज के यूज के लिए। अब अगर मैं इनके बीच में करवा रही हूँ तो ये डिफरेंट वेराइटीज हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 उसमें डिपेंडेंट है, वन इज योर इंटरवेराइटल, देन अदर इज योर इंटरस्पेसिफिक एंड द इंटरजेनेरिक। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई इनका मतलब क्या है और क्या क्या आ सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। सो इससे पहले जो हमने देखा है इंटरवेराइटल हो गया, इंटरजेनेरिक हो गया, इंटर स्पेसिफिक हो गया, वो तो हो गया कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिए, टमाटर के साथ या बहुत सारे टर्निप वगैरह, बहुत सारे अलग अलग ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके साथ रेडिश हो गया, कैरेट हो गई, कैरेट को भी तो आपने 2 अलग अलग कलर्स में देखा है ना। तो यहाँ पर वो वेराइटी हो गई है जहाँ पर हम उसको हाइब्रिड करा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मक्का मिलेगा। आते हैं आजकल स्वीट कॉर्न खाते हो आप लोग, है ना, बहुत जगहों पे बेच रहे होते हैं लोग और लोगों को बहुत पसंद भी आता है, डिफरेंट फ्लेवर्स में हम खाते हैं। तो वो जो स्वीट कॉर्न है वो भी कहीं ना कहीं पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इस तरीके से कोई भी आप आलू ले लो, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी टाइप की वेराइटीज आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो स्वीट कॉर्न हो वो इसी पर्टिकुलर तरीके का हो, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये पार्ट, ठीक है। तो अब हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब बात आती है ना, व्हाट आर दोज फैक्टर्स फॉर व्हिच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, हमें मतलब बेहतर क्या चाहिए, वो फैक्टर्स की बात अब कर रहे हैं। तो नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप ये फैक्टर्स बताएं कि आपको वैरायटी में आप चेंज ला रहे हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन से चेंज ला रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से चेंज ला रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, बट वो पूछ रहे हैं क्यों चेंज ला रहे हैं, आपको बेहतर क्या चाहिए। जो कि मैंने सबसे पहले बात करी थी कि बीमारी क्या है ये बताओ, है ना। तो सबसे पहली बात आती है एक अच्छा ईल्ड मुझे चाहिए, हायर ईल्ड, यानी कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, यानी जितना भी एरिया में हम अपनी क्रॉप्स को उगा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्शन को अगर मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ, ऑन दैट केस आई नीड हायर प्रोडक्शन, ठीक है, हायर यील्ड। अदर इज योर इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि अब अगर मेरे पास कॉर्न आ रहा है या फिर मेरे पास अगर भिंडी आ रही है तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर आ रही है। अलग अलग हर क्रॉप की अपनी क्वालिटी होती है। आप देखते होंगे जैसे अगर हम मंडी में लेने भी जाते हैं तो अलग अलग रेट मिलता है, हमें मिलता है ना, तो आप पूछते हो कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस क्यों रख गया। खासकर टमाटर में देखा जाए तो आपको आजकल दिख रहा होगा एक देसी टमाटर रखा होता है और एक वो टमाटर होता है जिसको सलाद के लिए बोलते हैं, है ना, जिसका जो बैक होता है, जिसका कोना होता है, एज होती है, वो थोड़ा सा शार्प होती है। तो अब आप पूछोगे कि यहाँ पर ये क्यों, है ना। तो बेसिकली हर एक की क्वालिटी डिपेंड करती है, उनके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उनकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो अगर मुझे क्वालिटीज़ में डिफरेंस लाना है सो आई नीड वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस इज गुड। बायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, बायोटिक मतलब लिविंग, यानी कि आपकी क्रॉप्स को सो करते समय उन फील्ड्स में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे वीट आप कह सकते हो, ऐसे लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। सपोज अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करती हूँ, ठीक है ना, माइक्रोब्स की बात करती हूँ, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रुकावट पैदा कर रहे हैं या फिर वो उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। तो एक तो हमें बायोटिक फैक्टर्स से बचाना है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं, वो होते हैं बारिश ना आना, यानी कि ड्रॉट, ठीक है, या फिर अब आप लोगों ने एक और कंडीशन देखा होगा
चेंज इन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत जल्दी से सर्दी आ गई है, यानी कि साल में जब हम पहले कहा करते थे कि 6 महीने की गर्मी 6 महीने की सर्दी है, अब ऐसा नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है कि करीबन 8 से 10 महीना तो गर्मी रहती है। तो ये जो चेंज आ रहा है दैट मीन्स हीट एबायोटिक फैक्टर, ये भी कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रेजिस्ट करते हैं हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को, उनको सुधारना या उनको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या है? मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो गया, देखो आपको पता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, अब उस जनसंख्या को रोज के रोज अच्छी मात्रा में आप मंडियों में देखते हो, सब्जियां कोई लेने जा रहा है, सपोज एक बार की मंडी में आपने देखा कि आज की फुटफॉल जो हमारे यहाँ पर हुई है, कोई भी मार्केट में जाना, जैसे कि डेली वाइज जो वीकली जो मार्केट लगती है सब्जियों की, उसमें आप देखना कि वो बोलेंगे कि करीबन 1000-2000 बंदा यहाँ पर होके गया है, यानी कि इतने लोगों ने वहाँ पे खरीदा है। तो अगर वहाँ पर उतना अमाउंट ऑफ सब्जियां आपने नहीं रखा है, रॉ वेजिटेबल्स अगर आपने वहाँ नहीं रखी है, तो नहीं बिक्री होगी। यानी कि उस इतने लोगों को पूरा करने के लिए, इतने लोगों को सब्जियां बेचने के लिए, है ना, बांटने से बेटर है बेचने के लिए, वहां पर आपको प्रोडक्शन अच्छी चाहिए। तो वो प्रोडक्शन कैसे चाहिए? आपको फटाफट ग्रो करना है ना, दैट मीन्स कि आपको ऐसी क्रॉप्स चाहिए जो कि ज़्यादा जल्दी सो हो, जितनी जल्दी सो हो उतनी जल्दी उसका हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट के बाद वो बेची जा सके, यानी कि लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो ये ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। तो ये होता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ठीक है ना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई भी क्रॉप उगेगी उतना जल्दी वो आगे जाएगी, तो वो इकोनॉमिकल भी है, उससे लॉस भी कम होता है। सो दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ना वाइडर एडेप्टेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही फैक्टर है जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर्स का सिखाया। क्यों? वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इससे बहुत सारे हैं जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा है गर्मी सर्दी का सीजन चेंज होना, यानी कि गर्मी अब ज्यादा लंबे समय के लिए रहती है, खासकर ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट अगर देखा जाए तो, है ना। तो वहां पे आपके अपनी क्रॉप्स की सीड्स को जब हम उसको सो करते हैं, हमें उसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए कि भाई वो बदलते क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर सके। सो दैट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, चलो लास्ट अब इसमें आता है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। अब डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स क्या हो गए? सपोज करो मुझे वो वाली क्रॉप्स चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ गाय भैंसों को चराने के लिए, यानी कि जो ग्रासलैंड्स में, ठीक है, जो उनको खिलाना है, तो उसके लिए मुझे फॉडर क्रॉप्स चाहिए। फॉडर क्रॉप्स की हाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिपेंड करता है मुझे क्रॉप किसके लिए चाहिए, मैं वैसी उपजाऊ कराऊंगी या वैसा सो करूंगी, वैसी मुझे हार्वेस्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ व्हीट की, अगर मैं सीरियल्स की बात करती हूँ, ग्रेन्स की बात करती हूँ, तो वो लो हाइटेड होने चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर ट्रेट्स आपके क्रॉप्स में डालने बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट कि अब वही आपको मिल सके जो आपको चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब बेचने के लिए, फूड के लिए एक अलग टाइप का क्रॉप है, फॉडर के लिए एक अलग टाइप का क्रॉप है, कमर्शियल यूज के लिए एक अलग टाइप का क्रॉप है ना। सो दीज आर दीज फैक्टर्स जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी क्वालिटी को या फिर आपकी क्रॉप्स को इम्प्रूव कहाँ पे करना है और क्यों करना है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे फैक्टर्स। इससे ज़्यादा इस फर्स्ट वाले टॉपिक में कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे। यहाँ तक ये खत्म हो चुका है, इसके अलावा ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना ही आपको टेंशन लेनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रीड करो, मेरे से समझो, एक लेक्चर में आपका काम खत्म एंड यू विल बी डन। ठीक है, चलिए सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।